बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि झूठ ये कभी चूक नहीं सकता। कितना भी छुपाने की कोशिश करोगे तो नहीं होता। आज देखिए, अहमदाबाद में और अपना गुजरात में गोधरा जो हत्याकांड हुआ था और उसमें हजारों लोग मारे गए थे। आज उसका जो रिकॉर्ड है वो पूरे विश्व में सभी के पास में, विश्व में तब अमेरिका के पास में है, क्योंकि अमेरिकन टीम्स आई थी उस दिनों में। और वहाँ पे उन्होंने जो जो भी कुछ रिकॉर्ड लेके गया था वो सब पूरी जन्म कुंडली मोदी जी की वहाँ पे है। जब ये सब होने के बाद में अभी अभी थोड़ा सा कुछ दिन पहले पता चला कि वहाँ पे एक मोहम्मद जोहरान ममदानी, ये एक वहाँ पे काफ़ी बड़े कॉन्टेस्टेंट है और वो न्यूयॉर्क में वो वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बहुत बड़े एक दावेदार है और वहाँ पे वो लाइकली टू बी वो हो सकते हैं मेयर वहाँ पे। और उनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा डाउन हो गया। तो उसके वजह से रिपब्लिकन का इस वक्त वहाँ पे नहीं चलेगा और इस वक्त और वहाँ पे न्यूयॉर्क में उन्हीं का चलेगा। और ममदानी जी यदि यार आ जाते, वो मुस्लिम फैमिली से है, लेकिन उनका पूरा का पूरा रोष और गुस्सा आज भी मोदी के तरफ है, क्योंकि उन्होंने सब गुजरात के रहने वाले थे वो, और वहाँ से वो माइग्रेट हो गए, उनको सब पूरा इतिहास मालूम है। उन्होंने ओपनली बोला है कि यदि मोदी जी आते हैं तो मैं उसको बैन करूंगा, या इस तरीका से कुछ भाषा का इस्तेमाल हुआ। अभी तक तो चुनाव भी नहीं हुए और ये सब बातें आ गई। पूरा गोदी मीडिया उसके पीछे में टूट पड़ी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा करेगा। उसका मतलब दुष्प्रचार करना चालू कर दिया। न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे इंडियंस का भी काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन है और हर कंट्री के लोग हैं, लेकिन मोदी का अभी कितना प्रभाव इंटरनेशनल लेवल पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का अभी बहुत ज़्यादा ग्राफ डाउन है, तो उसके वजह से निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी का जीतने का संभावना ज़्यादा है। और वो यदि जब वो जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से मोदी जी को बड़ी दिक्कतें बढ़ेगी। शायद हो सकता है कि दोबारा पहले, इसके पहले भी एक बार मोदी जी को अमेरिका में बैन किया गया था, कई सालों तक बैन था, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। आज फिर दोबारा यदि जब यही परिस्थिति आ जाती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो बहुत बेकार एक अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि उनके पास में सब सबूतें हैं। दूसरा, एक तरफ में मोदी जी की जो भी अभी फॉरेन पॉलिसी रही है टोटली फ्लॉप हो गई है। हम लोगों ने, इवन पाकिस्तान ने भी अमेरिका को उन्होंने कहा था कि अच्छा नहीं हुआ कि तुम जिस तरीका से ईरान के ऊपर में जो बॉम्ब डाले हैं और जिस तरीका से उसका जो तुमने गिराए हैं, मतलब पूरा ये किए, वो दैट इज नॉट ए करेक्ट वे। तो ये सब सिचुएशंस को देखने के बाद में निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिसी में हम लोग टोटली फेल है। और ऐसे सिचुएशन में अमेरिका भी हमारा दोस्त नहीं रहेगा, रशिया ने भगा दिया, चाइना के साथ तो दुश्मनी चली रही, और इजराइल के साथ में भी वही हाल है। इसराइल तो अभी पूरा का पूरा बिखर गया है। ईरान के साथ में भी हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस वक्त अभी हमारे देश को कोई अच्छे दिन दिख नहीं रहे हैं, और यदि दिखते हैं तो वो बहुत बुरे ही बुरे दिखते हैं। हाँ, इधर में एक चीफ इलेक्शन कमीशन के टेबल पे एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे पूरा आरएसएस बौखलाया है, बीजेपी बौखलाई है, क्योंकि उनको लगता है कि यदि ये सब दिख गया सामने तो हम लोगों की मौत निश्चित है, हम लोगों को जेल निश्चित है। क्योंकि अभी नागपुर में जिस तरीका से फोकस हुआ और देवेंद्र फडणवीस के कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीका से उजान हुआ, और वहाँ पे जो भी बैलेट वो लिस्ट निकली वहाँ से, वहाँ पे कई लोगों के नाम ही नहीं, पर एड्रेसेस ही नहीं है। ऐसे कैसे हुआ? जब वो ये क्लर्क को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई ऑफिसर ने मेरे को पूरा गट्ठा ला के दिया और कहा कि उसको फीड करो। अभी वो कौन ऑफिसर था, कौन था, ये सिचुएशन अभी ये चालू हो गई तो निश्चित रूप से रुकेगी नहीं। कभी ना कभी ये हो सकता है कि जिस आदमी ने वो किया है वो कन्फेस करेगा, वो अपने आप को बोलेगा कि भाई मेरे मेरे से गलती हो गई, या इनके इनके डायरेक्शन में मैंने किया। ये सब सिचुएशन आ जाती है तो हॉस्टाइल ये हो जाएगी, वो गवर्नमेंट के एक तो ये बन जाएंगे, और ये पूरा का पूरा मसला जो जिस गलत रास्ते से जिस तरीका से इलेक्शन ये लड़े और जिस तरीका से जीता गया ईवीएम के थ्रू, इससे निश्चित रूप से बहुत उसका इफेक्ट होगा। और अभी राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा कि जो रीडेबल जो डेटा था मशीन का,
महाराष्ट्र का, वो रीडेबल डेटा का हमको पूरा का पूरा ब्यौरा दो, मतलब जो पूरे रेफरेंसेस दे दो। तो वो अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया और उनको सिर्फ 8 दिन का अल्टीमेटम कांग्रेस ने दिया था। उसके बाद में सीसीटीवी फुटेजेस थे, वो जो भी 5 बजे के बाद में जितने भी कुछ हो गया तो उसका हमें रिकॉर्ड चाहिए, वो भी नहीं दे रहे। अभी वो नहीं देने की वजह से ये मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और फरवरी में उसका, अप्रैल में ये फर्स्ट हियरिंग भी हुआ और उन्होंने गवर्नमेंट ने टाइम मांग लिया। और ऐसे सिचुएशन में यदि नहीं होता और ये सब प्रूफ यदि मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी जज इस देश का कितना भी रहा, जब ये प्रूफ के साथ में जब कोई जाएगा उसको, तो उसको कोई डिनाई करने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो ये और नहीं देते हैं और कहते हैं कि ये हो गया तो भी इन लोगों के ऊपर में पड़ेगी कि जब ईवीएम का डेटा ही तुम डिलीट होता है तो ये कौन सा मशीन है और क्यों हमने उसको एंटरटेन करना चाहिए। ऐसे भी टाइप के बहुत सारे आ सकते हैं। मतलब हर तरफ से बीजेपी फंसते हुए दिख रही है और निश्चित रूप से आरएसएस उसमें बहुत ही मेन भूमिका निभा रही है, क्योंकि ये सब करप्ट प्रैक्टिसेस किस बीजेपी ने भी किया होगा, लेकिन जो बेनिफिशरीज है, उसके जो लाभार्थी है, वो निश्चित रूप से आरएसएस के लोग हैं, वहाँ पे मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं और जिन लोगों ने जो जो भी जिस जिस तरीका से उन्होंने ये सब किया, वो निश्चित रूप से उनको बहुत प्रभाव पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके वजह से सभी तरफ में एक बौखलाहट है। एक आरएसएस ने एक नया मुद्दा छेड़ के निकाला है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दोनों भी शब्द इमरजेंसी में लाए गए थे और इमरजेंसी लाने के बाद में वहाँ पे काफ़ी डिबेट हुआ, काफ़ी चर्चा हो गई। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल्स को वो धक्का नहीं दे रहे हैं और जब प्रियम्बल के साथ उसका कोई मेलजोल नहीं है तो ये राष्ट्र किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता। ये बात ऑलरेडी लिखी है और ये पुनः क्लेरिफाई हुई। जब क्लेरिफाई हो गई तो उस वक्त आडवाणी जी थे और उसके बाद में वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। ये सब होने के बाद में आज नए मुद्दे वो सब उखल के आए हैं। वहाँ पे दत्तात्रेय होसबोले उन लोगों ने वो किया है कि वो शब्दों को उन्होंने हटाना चाहिए और वो काफ़ी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर में काफ़ी प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सिचुएशन से वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कुछ एक कुछ ना कुछ उनके आपस में बराबर तालमेल नहीं चल रहा। लेकिन ये सब बताने वाली बात होती है। मैं तो बार बार मेरे यूट्यूब में बताते रहता हूँ कि ये सब लोगों को बनाने की बातें हैं। आरएसएस और बीजेपी इन लोगों का कॉमन एजेंडा है और वो कॉमन एजेंडा है कि ब्यूरोक्रेसी की अपनी पकड़ रखो, इस देश को ये करो, हिंदुत्व राष्ट्र बनाओ और फिर दोबारा वो जो पुराना जो संस्कृति थी, मनुवादी संस्कृति थी, उसके तहत अमल करो। ये सब उन लोगों का जो ये रवैया है वो कुछ बराबर नहीं है और निश्चित रूप से इसको कोई ये होगा भी नहीं, क्योंकि बाबा साहब के भी ज़माने में ये सदी से सब बातें चली है। लेकिन क्या हुआ ये सब आप लोगों को मालूम है। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सच का साथ सब लोगों ने देना चाहिए, चाहे कितनी भी कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन तुमने उससे डरना नहीं चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए। सेकेंडली एक छोटा सा एक हाई कोर्ट के कुछ 1-2 मैटर्स चले बॉम्बे के। एक आप लोगों को मालूम है कि एक सरफेसी एक्ट होता है, जब भी कभी हाउसिंग हम लोन लेते हैं तो निश्चित रूप से उसको डीआरडीए के नोटिसेस होते हैं और वो तुम्हारे पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को ऑक्शन करते हैं। तो एक मैटर भी वहाँ पे हाई कोर्ट में गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऑलरेडी तुम्हारी ट्रस्ट है, वो जो ट्रस्ट ने जो लिया था वो कम्प्लीटली उसके ऊपर में ट्रस्टी बैठे हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों को अलाउ नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो लोनी लोग हैं, उन लोगों ने सरफेसी में जो भी कुछ होता है, लेकिन तुम उसको फिर दोबारा वो होने के बाद में भी तुम हम लोगों ने कंज्यूमर के मेरे 2-3 मैटर्स लगे हैं इसमें। हमने कहा कि भाई कोई चीज़ को जब तुमने ये हो जाता है उसमें डिफ़ॉल्टर होता है, वो तो बात ठीक है। तो डिफ़ॉल्टर के बाद में उसको बेचने के लिए तुमने कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उसको लॉक लगा के रखोगे तो कैसा होगा? सेकंडली पूरे डॉक्यूमेंट्स तुमने उसके सीज़ करके रखे तो अगले वाले को कैसा बेचेगा वो? तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए निश्चित रूप से वो कंज्यूमर का भी मैटर बनता है। आप लोगों को ऐसे टाइप के कुछ भी मैटर्स मिले तो निश्चित रूप से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ऐसे लोगों को अपन हेल्प करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहीं विराम लेता हूँ। मिलेंगे हम कल। जय भीम।